Hello students, first of all I'd like to congratulate all of you for your good results. I hope you have got good results. Before I move forward with this session, I'd like to introduce myself. This is Abhishek Kashyap. I have got my masters in physics and degrees from IIT Kanpur on advanced course of theory of relativity and quantum mechanics. तो जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, आपको कैप्शन से पता चला होगा कि ये इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स वीडियो है। ये एक फिजिक्स कोर्स का ओवरव्यू है आपके क्लास 11th का कि आपको पूरे फिजिक्स में पढ़ना क्या है। तो हम लोग बात करते हैं कि आखिर अपना फिजिक्स है क्या, अपना कोर्स क्या है, इसके बारे में चर्चा शुरू करते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो हमें अपने पूरे कोर्स के बारे में जानना है कि हमें फिजिक्स में पढ़ना क्या है, लेकिन इससे पहले कि मैं फिजिक्स में बात करूं, आप ऐसा समझ लो कि फिजिक्स होता क्या है। आप ऐसा समझो कि लॉ जो गवर्न करता है, आप यूनिवर्स में जो भी फेनोमेना देख रहे हो ना, उस फेनोमेना का एक्सप्लेनेशन जो है, जिस लॉ से आप देते हो, उस लॉ का जो कलेक्शन आप जिस ब्रांच में पढ़ते हो साइंस का, आप उसे फिजिक्स कहते हो। डिफिनेशन इज गुड, ठीक है, डिफिनेशन अच्छी बात है, बट हम लोग अपने पूरे सेशन में, अपने इंटायर 11 से लेकर के 12 तक के सेशन में देखेंगे और महसूस करेंगे कि वाकई में फिजिक्स होता क्या है। अब महसूस करने से मेरा मतलब ये नहीं है कि अगर मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी टच करके दिखाऊंगा कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। यू विल काइंड ऑफ फील इट कि आखिर इलेक्ट्रिसिटी जब हम कहते हैं तो मतलब क्या है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक करंट होता है और चार्जेस के फ्लो को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, बट आप एक्चुअली कभी विजुअलाइज नहीं कर पाए, अपने मन में एक विजुअली सीन नहीं क्रिएट कर पाए कि आखिर वाकई में होता क्या होगा, कैसे चार्जेस मूव करते होंगे, उसकी रियलिटी क्या है, रियल स्टोरी क्या है, ये आपको कभी पता नहीं चला। फिर आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है। आपने पढ़ा होगा किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अब आपने तो पढ़ लिया, आपको तो याद भी हो गया होगा, बट क्या आपने कभी इसे एक्सपेरिमेंटली फील किया कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। मैं जब आपको पढ़ाऊंगा क्लास 12th में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, तो मैं आपको दिखाऊंगा इसी सामने में आपके कि आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे किसी भी कंडक्टर के अंदर जीरो होता है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो भी आप पढ़ोगे फिजिक्स में, जो लॉ पढ़ोगे, अपार्ट फ्रॉम वेव ऑप्टिक्स, आपको पता चलेगा ये मैंने क्या बोला, अपार्ट फ्रॉम वेव ऑप्टिक्स, वो एक जोक है साइंस का। वेव ऑप्टिक्स हम नहीं दिखा सकते आपको करके यहाँ पर वेव फेनोमेना को, जो लाइट का वेव नेचर है, बट बाकी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट वो सारा चीज़ जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है वो मैं आपको करके यहाँ दिखाऊंगा ताकि आपको फील आए। और जब आपको एक बार चीज़ों का आइडिया लग जाएगा, फील हो जाएगा कि होता कैसा है, तो आपका कॉन्सेप्ट जो है बिल्डअप बहुत अच्छे से हो जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और तब जो मेन पार्ट है फिजिक्स का, न्यूमेरिकल, जिससे आपको हमेशा डर लगता रहा है, जो बच्चे अच्छे हैं अच्छी बात है, लेकिन जिन्हें हमेशा से डर लगता रहा है, मैं आपको उसका कोड बताऊंगा कि आखिर कैसे हमें पढ़ना है कि ये न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व होंगे। और मैं इसकी गारंटी लेता हूं कि फिजिक्स के सारे न्यूमेरिकल्स, ऑलमोस्ट मोर देन 90% आफ्टर अटेंडिंग माय लेक्चर्स, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। ओके, बट इससे पहले कि मैं पूरा कोर्स तो एक ही वीडियो में नहीं पढ़ा सकता, तो चलिए पहले मैं ओवरव्यू देता हूं कि आखिर हमें पढ़ना क्या है अपने क्लास 11th के लेक्चर्स में। आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर सीधी सीधी बात करें फिजिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में, हम लोग एक बार वैसे भी फिर लेक्चर में बात करेंगे जब स्टार्ट करेंगे तो, बट अभी हम लोग थोड़ा कोर्स ओवरव्यू देख लेते हैं कि आखिर फिजिक्स में हमें पढ़ना क्या है। ओके, तो आप ऐसा समझो कि बेसिकली मैं मेजर पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, चैप्टर्स में मैं बाद में तोड़ूंगा, कि फिजिक्स में मेनली सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब मैकेनिक्स। अगर आपको ये नहीं आता तो कुछ नहीं हो सकता, आपका मतलब कुछ हो ही नहीं सकता। आपको क्लास 12th भी समझ में नहीं आएगा ढंग से, और आप कंपटीशन भूल जाओ, नीट और जेई के बारे में आप सोचना छोड़ दो अगर आपका मैकेनिक्स क्लियर नहीं है तो। मैकेनिक्स इज बेस, अगर ये आपसे नहीं होता तो फिजिक्स आपसे पॉसिबल नहीं है। तो ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें करीब करीब 7-8 चैप्टर आएंगे, मैं बात करूंगा कौन सा, ठीक है। तो ये क्लास 11th में सबसे बड़ा और सबसे इनिशियल, सबसे पहले आपको यही पढ़ना है। फिर हम लोग बात करेंगे थर्मल फिजिक्स के बारे में, जब हम लोग का मैकेनिक्स पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तब मैं सबके बारे में इंट्रोडक्शन देता जाऊंगा, डू नॉट वरी। ये अपना थर्मल फिजिक्स होगा। और इसके बाद हम लोग साउंड एंड वेव्स के बारे में चर्चा करेंगे जब हम लोग कोर्स के अंदर होंगे, और जब हम यहाँ तक पहुँचेंगे, ये बहुत दूर है अभी साउंड एंड वेव्स। और ये है क्लास 11, जनरली ये है क्लास 11, यही है क्लास 11, ये मेजर सेक्शन है फिजिक्स क्लास 11th का। अब मैकेनिक्स में ना बेसिकली बहुत सारे चैप्टर्स हैं, आप ऐसा समझो, पहले मैं जीरो चैप्टर लिखता हूँ, ठीक है, क्यों आपको पता चल जाएगा। ये जीरो में ना बेसिक मैथमेटिक्स आता है, जैसे मैथमेटिकल टूल्स कहते हैं। इसको जाने बिना आप मैकेनिक्स को नहीं समझ सकते। ओके, इसको जाने बिना आप जो मैकेनिक्स चैप्टर है, चैप्टर कह रहा हूँ मैं, जो मैकेनिक्स यूनिट है, इसके अंदर जो भी चैप्टर है आप उसे नहीं समझ सकते ढंग से।
कोई भी चैप्टर एक्चुअली आप नहीं समझ सकते ढंग से, सभी में जो है ना डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के टर्म्स आएंगे ही आएंगे जो आपको यूज़ करना होगा एक सिंपल थ्योरी को समझने के लिए। एक एंगुलर वेलोसिटी को समझने के लिए आपको ये डिफिनेशन आएगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करोगे टाइम के टर्म्स में। अच्छा ऐसा बोलता हूँ, एंगुलर वेलोसिटी अगर मान लो आप नहीं जानते हो तो मैं बात करता हूँ सिंपली वेलोसिटी की। आपने वेलोसिटी पढ़ा है ना, बिल्कुल आपने पढ़ा है, आपने एक्सेलरेशन पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। तो आप जनरली क्या पढ़ते हो, एक फॉर्मूला पढ़ते हो, एक डेफिनेशन पढ़ते हो, बात खत्म हो जाती है। लेकिन जब हम लोग मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे और हम लोग वेलोसिटी पढ़ेंगे तो हमारे वेलोसिटी का एक्सप्रेशन होगा समथिंग लाइक दिस, v इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी, यानी यहाँ डिफरेंशिएशन करना है हमें डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में। तो अब ये चीज क्या है सर, ये तो पहला नया कुछ अजीब सा लग रहा है, एलियन सा। बिल्कुल यही चीज मैथमेटिक्स है जो क्लास 12th में मैथ में पढ़ना होता है। लेकिन अब हम लोग क्लास 12th के मैथ का तो वेट नहीं कर सकते 11th की फिजिक्स पढ़ने के लिए, तो वो हम फिजिक्स टीचर्स की जिम्मेदारी होती है कि हम आपको उस मैथमेटिक्स को सिखाएं। तो हम लोग बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स से डील नहीं करेंगे, हम लोग मैथमेटिक्स से सिर्फ उस पार्ट से डील करेंगे जो हमें इसमें पढ़ना है। तो हम लोग उसे मैथमेटिकल टूल्स बना के शुरुआत में पढ़ लेते हैं। क्योंकि ये फिजिक्स के चैप्टर को बिलोंग नहीं करता है, इसलिए मैं इसे कहता हूँ चैप्टर 0। ओके, और इसके बाद हमारी कहानी शुरू होती है मैकेनिक्स की, और तब स्टार्ट होगा। हालांकि इससे पहले एक छोटी सी चीज़ और है, समझ लो 0 का ए और 0 का बी, ठीक है, वो मैथमेटिकल टूल्स है। और फिर हमारा आता है वेक्टर्स। हाँ, इन दोनों को करने के बाद ही आप मैकेनिक्स में एंटर करने का एक की मिलता है, आपको एक परमिशन मिलता है कि अब आप मैकेनिक्स पढ़ सकते हो। ओके, तो अब इसके बाद मैं सीधा एक बात बोलूँ ना, तो पूरा का पूरा मैकेनिक्स जो है ना मोशन की कहानी है, ठीक है। लगभग लगभग 7 से 8 चैप्टर पढ़ने वाले हो, बट सिर्फ मोशन के बारे में आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा शायद 9th क्लास में, कि मोशन कोई सर्कुलर मोशन होता है, कोई ऑसिलेटरी मोशन होता है ना, बहुत सारा पीरियोडिक मोशन होता है, मतलब बहुत तरह का मोशन के बारे में आपने पढ़ा होगा। लीनियर मोशन होता है, रेक्टिलिनियर जिसे आप कहते हो, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। सर्कुलर में बात करो तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जितने भी मोशन के बारे में आपने पढ़ा है ना, ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ मोशन ना यहाँ पर आपके पास एक चैप्टर के तौर पे निकलेगा, ठीक है। और उसे पढ़ने का एक मजा ही अलग होगा, आप फील कर पाओगे एक्चुअली में क्या होता है। अब सोचो कितना मजा आएगा जब आपको पता चलेगा कि आपका रोड का जो कर्व होता है वो कर्व क्यों एक ऐसे डिजाइन के थ्रू बनाया होता है कि वो हल्का सा इधर वाला पार्ट हल्का उठा होता है। जब कभी कभी किसी कर्व पे आप जाते हो किसी गाड़ी से, और आप जब कर्व को क्रॉस करते हो ऐसे, तो आप एक बाहर की ओर फोर्स एक्सपीरियंस करते हो, आप इस साइड की ओर जो है ना, अगर एक ऐसा टर्न लेते हो तो आप इस तरफ की एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हो। वो कहाँ से आया, कैसे आप फील कर रहे हो, है कि नहीं। आप अगर चल पा रहे हो तो कैसे चल पा रहे हो, है कि नहीं। अब वो जो आपने जो आप फेयर वगैरह में जाते हो, अगर मेले में जाते हो, आप उसमें देखते हो मौत का कुआं, उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है। फिर कुछ है जो इंडियन के फेयर में नहीं है, यूएस वगैरह में होता है, उसे रोटर्स कहते हैं, उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है। रोटर बहुत अच्छी चीज़ होती है, मतलब एक ऐसे कमरा छोटा सा होता है और उसमें आप दीवार में सट जाते हो, और जब वो घूमना चालू होता है तो आपके सरफेस जो है आपके पैर के नीचे से हटने लगता है। तो बेसिकली आप दीवार में सट के ना हवा में लटके होते हो और वो कमरा घूम रहा होता है। हाँ, मुझे पता है, सुन के लग रहा है कि क्या परी कथा आप सुना रहे हो सर, फेरी टेल्स। ऐसा नहीं है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको एक एनिमेशन अटैच करूंगा वीडियो में जो आपको दिखेगा, वो सर्कुलर मोशन में है। वो इसके साथ आगे बढ़ेंगे हम लोग तो सर्कुलर मोशन एक चैप्टर आएगा हमारा, यहाँ से मोशन इन 1D यानी काइनेमेटिक्स जिसे कहते हैं वो स्टार्ट होगा। एंड देन हम लोग लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, और उसी लॉज ऑफ मोशन में सब पार्ट आएगा फ्रिक्शन एंड सर्कुलर मोशन। फिर उस सर्कुलर मोशन में हम लोग बात करेंगे कि ये मैंने भी क्या बोला था रोटर्स के बारे में, फिर वो जो डेथ वेल कॉन्सेप्ट है, मौत का कुआं एंड ऑल, वो सब। फिर बहुत सारे और भी छोटा छोटा कुछ कुछ बात है जो आप सुनोगे, आपको इतना मजा आएगा। जब आप जैसे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एक टॉपिक आएगा आपको क्लास 11th में ही, आगे चल के रोटेशनल डायनामिक्स में, उसमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, उसके न्यूमेरिकल, ये सबसे बच्चे खूब परेशान होते हैं। रोटेशनल वाकई में कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर होता है, लेकिन अगर वो परेशान इसलिए आप होते हैं क्योंकि आपके पास ना आपके डेली लाइफ से रिलेटेबल एग्जाम्पल नहीं होता है। जब आप चीज़ों को समझ जाएंगे तो आपको उस थ्योरी को याद रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, और एक बार याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ एग्जाम्पल दिमाग में सेट कर गया, फिर आप कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को अप्लाई करके आप अच्छा से अच्छा सवाल बना सकते हो। और प्रैक्टिस करा के न्यूमेरिकल सिखाने की और कमांड कराने की जिम्मेदारी मेरी है आपकी, ठीक है। तो जैसे आप साइकिल चल, आपको भी तो सोचा आपने कि एक साइकिल यार उस पर खड़े रहते हो तो आप गिर जाते हो, लेकिन वही साइकिल अगर चल रहा होता है तो आप थोड़ा सा घुमा भी लेते हो, ऐसे वैसे भी कर लेते हो, तब नहीं गिरते हो, है कि नहीं। उसका क्या लॉजिक है ना। आप कभी आपने देखा होगा ओलंपिक्स वगैरह में कभी कि वो जो जंप करते हैं वो लोग पानी में ऊपर से, जो एथलीट्स हैं, तो वो लोग देखोगे कि जब जंप करते हैं तो अपने पूरे बॉडी को मोड़ लेते हैं, ठीक है ना। उसका रीजन क्या होता है उसमें पढ़ोगे आप, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह। फिर अगर कोई टेबल है, अगर उस टेबल पे आप हाथ वाथ फैला के घूमना चालू करोगे चारों तरफ कोई रोटेटिंग टेबल पे, तो आपकी रफ्तार कम होगी। लेकिन घूमते घूमते अगर आप हाथ चुपचाप मोड़ के ऐसे कर लोगे, आपकी रफ्तार 6 से 9 गुना बढ़ जाती है। बिल्कुल ये प्रैक्टिकल है, ये आप करके मैं दिखा सकता हूँ आपको। जब मैं रोटेशनल डायनामिक्स पढ़ाऊंगा तो एक रोटेटिंग टेबल पे यहाँ पर मैं कर सकता हूँ, आप देखोगे कि रफ्तार काफ़ी बढ़ जाती है।
वो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। तो जब ये सारी चीज़ें आप देखोगे ना कि ये कैसे हो रही हैं और इसका एक्सप्लेनेशन आपको बोर्ड पे लिखे हुए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से समझ में जब आएगा, तब आपका सारा का सारा थ्योरेटिकल पार्ट का फियर खत्म हो जाएगा और आपको याद करने की जब कोई चीज़ जरूरत नहीं रहेगी, ऑलमोस्ट एवरीथिंग यू कैन रिलेट टू योर एवरीडे लाइफ, तब न्यूमेरिकल बनाने का मजा ही कुछ और होगा। तब आप न्यूमेरिकल्स को न्यूमेरिकल की तरह देखोगे ही नहीं, तब आप न्यूमेरिकल्स के एप्लीकेशंस की तरह देखोगे। क्योंकि एक्चुअली में न्यूमेरिकल्स क्या होता है, डेली लाइफ का एग्जांपल होता है ना कि मतलब कोई एक आदमी है, वो गाड़ी से 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, अपना जर्नी का 1/3, बाकी का जो 1/3 है वो 80 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, जो बाकी का 1/3 है वो 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। तो बताइए पूरे जर्नी के दौरान एवरेज क्या होगा। सोचो अगर इसे एक एग्जाम्पल की थ्रू पहले ही तुम समझ लो कि अगर ऐसा होता, हम चलते तो क्या होता। न्यूमेरिकल्स आएगी तो तुम्हें थोड़ा ही पता चलेगा कि तुम न्यूमेरिकल बना रहे हो, तुम्हें लगेगा बस तुम ही जा रहे हो और तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो। आई मीन बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन तुम्हें ऑलमोस्ट मिल जाएगा। अब देखो, अब ऐसा तो नहीं है ना कि रेनबो का जो फॉर्मेशन होता है वो मैं करके यहाँ दिखाऊंगा, वो तो तुम्हें बेसिकली थ्योरेटिकली समझना होगा। लेकिन एवरीथिंग जो मेरे हैंड में है, जो पॉसिबल है, जो मैं क्लासरूम में दिखा सकता हूँ, जो एवरीडे लाइफ से रिलेट कर सकता हूँ, वो करके मैं बताऊंगा। तुम्हें फिजिक्स टफ नहीं लगेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। ओके, तो चलो मैं आगे बताता हूँ कि मैकेनिक्स में तुम्हें क्या पढ़ना है। तो तुम्हारा जो मैकेनिक्स का एक मतलब पहला मेन चैप्टर स्टार्ट होता है वो काइनेमेटिक्स है। ये मोशन कहते हैं इसे, ठीक है, ये मोशन इन वन डायमेंशन के बारे में हम लोग बात करते हैं इसमें, काइनेमेटिक्स। और उसके बाद ये बहुत अच्छा चैप्टर है, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है आगे के चैप्टर्स में। और फिजिक्स में ऐसा है ना कि अगर तुम्हें जैसे मान लो कि ये नहीं आएगा ना तो ये सही से नहीं आएगा, अगर ये नहीं आएगा ना तो जो दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं तुम्हें वो समझ नहीं आएगा। तो काइनेमेटिक्स के बाद बेसिकली जब पूरा काइनेमेटिक्स हम लोग पढ़ लेते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन। इसमें पार्ट बनेगा, काइनेमेटिक्स में कुछ पार्ट्स बनेगा, मतलब एक बार वन डायमेंशन के बारे में हम लोग बात करेंगे, फिर कुछ कुछ बात करेंगे रिलेटिव मोशंस 1D एंड 2D, फिर हम लोग फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन पे बात करेंगे। यस, फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन पे बात करेंगे हम लोग। फिर हम लोग फ्रिक्शन एंड सर्कुलर मोशन में ना चैप्टर्स को मिला करके दे रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। मैं फ्रिक्शन एक अलग हो जाता है, फिर सर्कुलर मोशन अलग हो जाता है। मैं फ्रिक्शन को हम लोग अलग डील करेंगे, जब फ्रिक्शन हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग सर्कुलर मोशन की बात करेंगे। और जैसा कि मैंने पहले कहा है, एक भी चीज़ तुम ऐसा नहीं कर सकते कि सर एक काम करते हैं ना, काइनेमेटिक्स पढ़ लिए, अब मन नहीं कर रहा ना कि मतलब फोर्सेस पढ़ने का, आप एक काम करो ना सर्कुलर मोशन पढ़ा दो। वो फिजिक्स में नहीं होता, आपको सब कुछ आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप फ्रिक्शन नहीं जानोगे तो वैसे पाथ में जहाँ पे आपका कर्व होता है, गाड़ी घूमती है, जो सर्कुलर पाथ ट्रेवल करती है, वहाँ पे उसके सर्कुलर मोशन की फिजिक्स आपको समझ नहीं आएगी अगर आपको फ्रिक्शन पता नहीं होगा कि किसे कहते हैं। तो एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, जो आपको बताया जा रहा है आपको हर कुछ ऑर्डर में ही पढ़ना है। आप इधर छेड़खानी में भी कर सकते हो, एक्चुअली इधर भी नहीं कर सकते, बट मैकेनिक्स में ऐसा है ना, हाँ 12th में आप कर सकते हो। 12th में आप फर्स्ट बुक के बजाय आप चाहो तो सेकंड बुक स्टार्ट कर सकते हो कि सर मुझे ऑप्टिक्स पढ़ना है पहले, मुझे इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म नहीं पढ़ना है, तो दैट कैन बी डन। आपको ऑप्टिक्स पढ़ाया जा सकता है, पहले मुझे ऑप्टिक्स पढ़ाया जा सकता है। बट इसमें आप ऐसा कहोगे कि नहीं सर मुझे मैकेनिक्स पढ़ने का मन नहीं है, मुझे आप डायरेक्ट ऐसा काम करो, आप सर्कुलर मोशन पढ़ाना चालू कर दो, दैट इज नॉट पॉसिबल। तुम्हें समझ नहीं आएगा, टू द पॉइंट, फेयर पॉइंट यही है कि तुम्हें समझ नहीं आएगा। तो फ्रिक्शन मतलब तुम्हें एकदम सीरीज में आगे बढ़ना है, और बस हमेशा ध्यान रखना कि प्रैक्टिस तुम्हें सफिशिएंट करा दिया जाएगा कि तुम्हें मतलब इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। तुम्हें उतने क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दिए जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट्स में, और क्लास में भी इतने क्वेश्चन डिस्कस कर दिए जाएंगे कि तुमसे प्रॉब्लम्स, मैंने पहले ही बोला है, तुम्हें 90% प्रॉब्लम्स तुमसे सॉल्व होंगे फिजिक्स के, ठीक है। लेस देन 10% के लिए आई एम देयर, आई विल बी टेकिंग लाइव क्लासेस फॉर दैट, तो डिस्कशन करेंगे हम लोग प्रॉब्लम्स पे। तो तीसरा हम लोगों का फ्रिक्शन एंड सर्कुलर मोशन के बारे में बात हो जाता है। फिर चौथी बात होती है, मैं कहाँ लिखूँ, लो मैं यहाँ लिखता हूँ। चौथी बात हमारी होती है तुम कह सकते हो वर्क, पावर एंड एनर्जी पे, ठीक है। वर्क, पावर एंड एनर्जी। और अगर तुम में से किसी का सपना IIT JEE एडवांस को क्वालिफाई करना है, किसी IIT कॉलेज में जाना है, तो तुम्हारे लिए ये चैप्टर आ रहा है नेक्स्ट, जो कॉम्प्लिकेटेड होगा। है सारे चैप्टर्स लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड होगा, वो उसमें थोड़ा सा ना मतलब ब्रेन लगेगा, सिर्फ उसमें फील करने से काम नहीं चलेगा। ये COM का मतलब है सेंटर ऑफ मास, ठीक है, इसे सेंटर ऑफ मास कहते हैं। दिमाग में घुसा लो, अभी से लेकर के जब चैप्टर चालू करूंगा तो भी COM ही लिखूंगा, ठीक है, सेंटर ऑफ मास नहीं। तो COM वो लंबा चौड़ा नहीं लिखेंगे हम लोग, ठीक है, सेंटर ऑफ मास। और इसमें एक और चीज आता है जो काफी अच्छा होता है, ठीक है ना, कॉलिजन, है ना, ये मिक्स होता है, मतलब काफी मजा आएगा। वर्क, पावर एंड एनर्जी मिक्स होगा सेंटर ऑफ मास के साथ, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं 6 में, रोटेशनल मोशन, ठीक है। रोटेशनल मोशन के बारे में हम लोग समझेंगे कि जब कोई भी पार्टिकल, जो पार्टिकल कह रहा हूँ, जब बॉडी रोटेट करता है, मतलब ऐसा समझ लो कि सिंपली मान लो कि एक रॉड है, ठीक है, ऐसे एक एक एक, एक रॉड है ऐसे इतना बड़ा सा, ठीक है, उसे फिक्स कर दिया मैंने।
एक एक्सिस बना दिया मैंने, तो उतना क्या बता रहा हूँ, दरवाजा होता है ना, दरवाजा को तुम घुमा रहे होते हो, ऐसे ही कोई एक फिक्स्ड एक्सिस है और उसके अराउंड जब भी कोई बॉडी को रोटेट करा रहे होते हो ना, तो उस रोटेशन, वो रोटेशन कैसे होता है, उसकी फिजिक्स क्या है, और क्यों कोई मतलब दरवाजा है, अगर मान लो तुम उसे जो उसकी जो कुंडी होती है उसे तुम जब नॉब को जब तुम दूर करते हो तो तुम्हें आसान महसूस होता है, लेकिन जब तुम दरवाजे के जो फिक्स्ड पार्ट है जहाँ पे हिंज किया गया है दरवाजे को, उसके नज़दीक से जब तुम उसे पुश करने की कोशिश करते हो तुम घुमा नहीं पाते। तुम कहते हो कि मतलब तुम घुमाने के लिए क्या चाहिए बताओ, दरवाजे को घुमाने के लिए क्या चाहिए, तुम्हारे मन में एक जवाब आ रहा होगा सर फोर्स आप लगाते हो इसीलिए घूमता है। अगर फोर्स लगाने से दरवाजा घूमता है तो जस्ट थिंक कि फोर्स तो तुम नॉब पे वहाँ पे भी लगा रहे हो, कुंडी पे भी लगा रहे हो, लेकिन जहाँ पे हिंज है उससे थोड़ी दूर पे भी तुम फोर्स लगा रहे हो। बट ऐसा क्यों हो रहा है कि हिंज के पास जब तुम फोर्स लगाते हो तो तुम ज़्यादा फोर्स लगाते हो फिर भी दरवाजे को घुमाने में तुम्हें परेशानी होती है, लेकिन दूर वाले में जहाँ पे कुंडी है वहाँ से जब तुम घुमाते हो तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होती, यू इजिली रोटेट द डोर, है कि नहीं। तो इसकी फिजिक्स क्या है और तुम्हें पता चलेगा कि क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और वही तुम जानोगे रोटेशनल मोशन में, ठीक है। और फिर रोटेशनल मोशन के बाद हम लोग बात करेंगे, रोटेशनल मोशन के बाद हम लोग बात करेंगे, ऐसे तो लिखा जाता है ग्रेविटेशन, लेकिन मैं चूंकि मैं ही तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, हम लोग ग्रेविटेशन की चर्चा नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। हम लोग ग्रेविटेशन की चर्चा करेंगे अंत में, क्योंकि अंत में इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जब 11th खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे, जब 12th स्टार्ट करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टेटिक्स हमें पढ़ना होगा, और इलेक्ट्रोस्टेटिक्स और ग्रेविटेशन ना 80% सेम है, सिर्फ दो बात को छोड़ के। उसमें एक ग्रेविटेशन में फॉर्मूला आता है -G m1m2/r², जहां कहीं भी -G है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में उसे हटा के k लिख दो और m1 m2 की जगह q1 q2 लिख दो, बाकी टोटल का टोटल रिपीट होगा हर एक सिंगल फॉर्मूला जो है, यानी 70% जो सेशन होगा लगभग लगभग ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मैच होगा। तो इन दोनों चैप्टर्स को एक ही साथ पढ़ाने में भलाई है, तो दोनों एक साथ याद रह जाएगा। इसे अलग अलग पढ़ाने पर, मतलब अलग अलग टाइम पर पढ़ाने पर नुकसान मेरा तुम्हारा दोनों का है। कैसे? इसमें भी मुझे 20-25 लेक्चर लग जाएंगे, 20 लेक्चर लग जाएंगे ग्रेविटेशन पढ़ाने में, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी मुझे 20-25 लेक्चर लग जाएंगे, तो अननेसेसरी 50 चला जाएगा ना। लेकिन सोचो अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहा हूँ और मुझे उसमें 25 लेक्चर लग रहे हैं, तो ग्रेविटेशन पढ़ाने में मुझे 5 ही 7 लेक्चर लगेंगे ना, जो नया चीज़ रहेगा बताने के लिए, प्लैनेटरी मोशन कैसे हो रहा है एंड ऑल, ग्रेविटेशन का कैसे इफेक्ट हो रहा है एक दूसरे पर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वगैरह वगैरह, बाकी कुछ कुछ बात सिर्फ मुझे बतानी पड़ेगी। तो हम लोग इसको जो डिस्कस करते हैं ग्रेविटेशन को उसी टाइम करते हैं, जस्ट ट्रस्ट ऑन मी। और ग्रेविटेशन के बाद जो है, ग्रेविटेशन के बाद जो है हम लोग बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। इसे हम लोग कहते हैं SHM, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना। इसे हम लोग शॉर्ट में SHM भी कहते हैं। और हम क्या, जब आप पढ़ोगे तो आप भी कभी सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं बोलोगे, हमारा तरीका है बोलने का, हम लोग इसे SHM ही कहते हैं, ठीक है। और 9th में फ्लूइड मैकेनिक्स, लास्ट बट नॉट लीस्ट, दिस इज फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड समझते हो ना, फ्लूइड किसे कहते हैं, लिक्विड और जो मतलब एयर है, इसको इसके फ्लो, इसी को हम लोग कंबाइनली फ्लूइड कहते हैं। तब फ्लूइड मतलब सिर्फ लिक्विड नहीं होता, ओके ना, फ्लूइड में दोनों आते हैं, लिक्विड्स भी आते हैं, एयर भी, क्यों, फ्लो तो दोनों ही कर सकते हैं ना, सॉलिड थोड़ी फ्लो करता है कि नहीं, लिक्विड फ्लो करता है, एयर फ्लो करता है, तो उसको फ्लूइड कहते हैं। उसकी पूरी कहानी जितनी तुम सोच सकते हो ना, टोटल डिस्कशन इस फ्लूइड में करना है। तुम जानोगे सब कुछ, तुम जानोगे एक्चुअली कि जब तुम कार वॉश कराने के लिए जाते हो, हमारे पास हो तो जब तुम कार वॉश कराने के लिए जाते हो तो तुम देखते हो कि एक चीज़ रहता है, और मतलब उसकी तुम फिजिक्स समझोगे, उसे हाइड्रोलिक लिफ्ट कहते हैं, कितनी आसानी से वो कार को उतना उठा देता है, कार का कितना वजन होता है जानते हो तुम, फिर भी उसे आसानी से इतना उठा करके धर देता है, कैसे। तो तुम ये मत समझो कि बस ऐसे ही कोई एक मशीन है, वो हाइड्रोलिक लिफ्ट कहते हैं सर। जब तुम उसकी फिजिक्स समझोगे तुम शॉक्ड हो जाओगे, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो इतना भारी चीज़ इतनी आसानी से कैसे उठा सकता है। हम लोग समझेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में इसके बारे में, और बहुत कुछ ऐसे फ्लूइड मैकेनिक्स इसी पे नहीं है, मतलब बहुत कुछ है इसमें। हम लोगों को सरफेस टेंशन के बारे में जानना है, ठीक है ना, कि मतलब पानी वानी के ऊपर जो होता है, मतलब तुम अगर कोई पतली चीज़ रखते हो तो कैसे मतलब उस पर फोर्स लग रहा है, पानी के मॉलिक्यूल्स पे कैसे फोर्स लग रहा है, बहुत सारी बातें हैं। मैं ज़्यादा इसीलिए नहीं बोल सकता कि मैंने तुम्हें बताया कि हर एक चैप्टर की स्टोरी जो है ना पीछे से लिंक्ड है। अगर मैं इसे डायरेक्ट इसे बताने की कोशिश भी करूंगा तो तुम कुछ खास नहीं समझ पाओगे। हाँ, वो बातें मैं डिस्कस कर सकता हूँ जो तुमने पहले जो है 9th में सुन रखी है, जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल है ना, वो तुमने सुन रखा है कि जब किसी लिक्विड के अंदर कोई भी दूसरा बॉडी जाता है तो उस पर एक फोर्स लगता है। अब इसे मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ। जब कभी तुम स्नान करते होगे, अगर तुम स्विमिंग पूल में, या मान लो कभी हम लोग जो है, हम लोगों में एक ट्रेडिशन है गंगा स्नान करने का, तो अगर तुम मान लो जाते हो, होगा ना तुम्हारे में, आई थिंक सो, तो अगर तुम जाते हो और वहाँ जाते हो, अगर उसमें तुम डुबकी लगाते हो, तुम एक अनुभव करोगे, एक फील करोगे कि जब तुम अंदर जाते हो तो तुम वेटलेसनेस हल्का फील करते हो।
मतलब तुम्हें लगता है कि अगर तुम 50 करो तुम्हें फील होने लगता है कि कुछ कम हो गया है ना, हल्का हल्का सा लगता है कोई फिर नीचे से पुश कर रहा है। तो जैसे तुम हो वैसे कोई भी बॉडी जब किसी भी लिक्विड में आता है ना, यहाँ गंगा और स्विमिंग पूल की बात नहीं, कोई भी बॉडी किसी भी लिक्विड में जाता है ना, तो वो एक फोर्स अपना एक एक्सपीरियंस करता है उस लिक्विड के कारण। कैसे ही करता है, उसकी क्या स्टोरी है, क्या फॉर्मूला है, कितना करता है मेजरमेंट, टोटल हम लोग पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में। इससे कहीं ज़्यादा चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें हैं, मैं बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ सबके बारे में थोड़ा थोड़ा, ठीक है। एसएचएम के बारे में अगर मैंने नहीं बताया, तो एसएचएम में हम ऑसिलेशन के बारे में पढ़ते हैं बेसिकली, कि पार्टिकल्स कैसे ऑसिलेट करता है। ऑसिलेशन बहुत तरह का होता है, बहुत डिग्री होती है ऑसिलेशन की। जो सबसे सिंपलेस्ट है ना, वो हमारे कोर्स में सिंपल हार्मोनिक मोशन, और वो सिंपलेस्ट जो है तुम्हें पता चलेगा कितना सिंपलेस्ट होता है, ठीक है, जब हम लोग आएंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो बस क्लास से जुड़े रहना, अटेंड करना, हर एक लेक्चर को जितना बोला जाए उतना करते रहना। तुम्हें मैं एहसास नहीं होने दूंगा कि फिजिक्स वाकई में उतना टफ है, ठीक है। बट स्टिल भले ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, हार्मोनिक मोशन का सबसे सिंपलेस्ट ऑर्डर है पावर 1। बताऊंगा कैसे जब जाऊंगा, तो उसका एक फॉर्मूला होता है किसी भी ऑसिलेशन का, ठीक है, -kx⁴n। अगर ये n की पावर 1 होती है तो उसे सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। डोंट वरी कहाँ से आ रहा है सोचो भी मत, ठीक है, बस ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, समझ लो कि ऐसे ही बस बता रहा हूँ, इसके बारे में मत सोचो ज़्यादा तुम, ओके। तो ये हमारा काइंड ऑफ, तुम ऐसा समझो कि हमारा जो मैकेनिक्स पार्ट है ये रहा। अच्छा, इस जब तुम्हारा कोर्स स्टार्ट होगा, जब तुम ज्वाइन करोगे, तो तुम पहले ना ये मैथमेटिकल टूल्स और वेक्टर्स तुम नहीं देखोगे तो घबराना मत, क्योंकि तुम्हारी एनसीईआरटी में पहले एक चैप्टर होगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। और यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स को मैंने क्यों नहीं लिखा मैं बताता हूँ एक्चुअली में। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में ना तुम्हें उतना खास फीलिंग नहीं आएगा। दिस इज अबाउट यूनिट्स, मतलब क्वांटिटीज़ की यूनिट्स क्या होती है उसके बारे में, डायमेंशंस के बारे में थोड़ा समझना है। बट स्टिल उसे थोड़ा सा मतलब समझना, क्योंकि इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो होता है, लेकिन चूंकि बहुत हल्का होता है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें पूरे साल भर में अगर मुझे सिर्फ ये पढ़ाना, मैं 10 बार पढ़ाऊँ इसे, ठीक है ना, मतलब वो भी फ्री टाइम में ऐसे ही 2-2 घंटे के सेशन में ही समाप्त हो जाएगा पूरा चैप्टर। तो मैंने इसे डील किया है वैसे, ठीक है, आपके कोर्स में आपको मिलेगा। यूनिट्स मैंने कवर किया है, मेजरमेंट्स मेरा कवर किया हुआ है उसमें। इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो शुरुआत में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं न्यू कमर जो आप आते हैं, इसलिए इंस्ट्रूमेंट्स को मैं थोड़ा डील नहीं करूँगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। इंस्ट्रूमेंट्स को मैं थोड़ा बाद में डील करूँगा किसी दिन, ठीक है, बीच में कुछ चैप्टर्स को करने के बाद, ताकि आपको थोड़ा सा मतलब फीलिंग हो जाए कि हाँ आपको फिजिक्स जो है समझ में आ रहा है, आपको ईजी लग रहा है। मैं अचानक इंस्ट्रूमेंट्स ला करके मेजरमेंट वाला काम नहीं करूँगा, ताकि आपको डर ना लगे। सो हमारा मैकेनिक्स ये रहा। आई होप यू आर गेटिंग इट कि आपको फिजिक्स में इस पार्ट में क्या पढ़ना है। ये 11th ही है। फिर थर्मल फिजिक्स में बेसिकली हीट के बारे में पढ़ना है, अगर सीधी भाषा में बोलूँ तो हीट के बारे में पढ़ना है, और हमें थर्मोडायनामिक्स पढ़ना है। सीधी भाषा में बात करूँ तो है इसमें भी बहुत कुछ, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट ऐसे बोल के बात खत्म करूँ तो हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। और थोड़ा अगर सुनना ही चाहते हो तो थोड़ा बहुत बता देता हूँ। जब तुम हीट के बारे में बात करो तो रेडिएशन के बारे में बात करोगे, ब्लैक बॉडी के बारे में बात करोगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में बात करोगे, सन के बारे में बात करोगे कि सन जो है कितना हीट पर सेकंड इजेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, रेडिएट कर रहा है, आई एम सॉरी रॉन्ग वर्ड, रेडिएट कर रहा है। और जो रेडिएट कर रहा है तो हमारे अर्थ पे पर सेकंड कितनी गिर रही है, ठीक है ना। तो मतलब फिर उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कुछ कुछ आएगा, फिर इमिसिव पावर, इमिसिविटी, मतलब नई नई चीज़ें बहुत सारी एंटर करेगी इसमें। सुन के परेशान नहीं होना है, क्योंकि मेरी गारंटी है जब तुम उसमें घुसोगे तुम्हें वो लगेगा मजाक हो रहा है, मतलब तुम्हें हल्का लगेगा जब तुम वहाँ पहुँचोगे तब। बट मैं भी अगर 10th में होता और मुझे आकर भी कोई इमिसिविटी, इमिसिव पावर बोलता तो मुझे लगता पता नहीं क्या एलियन लैंग्वेज है ना। बट जब हम यहाँ आएंगे तुम्हें मज़ा आएगा, मेरी गारंटी है, ठीक है। साउंड एंड वेव्स ये एक चैप्टर है ना, मतलब इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। क्यों, मैं बताता हूँ। मैं तुम्हें साउंड दिखा नहीं सकता, मैं साउंड का इंटरफेरेंस तुम्हें नहीं दिखा सकता, ठीक है। ये एकमात्र ऐसा चैप्टर है ना जिससे हम लोगों को सपोजली फील करना होता है कि हाँ ऐसा होता है। हाँ, स्ट्रिंग वेव्स को मैं दिखा सकता हूँ, मतलब रस्सी है, स्ट्रिंग को लेकर के जो उसका वेव होता है वो मैं तुम्हें दिखा दूंगा, और उसी को लेकर के तुम्हें काम करना होगा कि साउंड में भी जो वेव्स बनता है उसकी भी कहानी सिमिलर टू दिस है, ठीक है। एक्चुअली साउंड में क्या, जितनी भी वेव्स होती है ना सबकी कहानी सिमिलर ही होती है। तो मैं तुम्हें डायरेक्ट बताता हूँ, जो तुम साउंड एंड जो तुम स्ट्रिंग वेव्स में पढ़ोगे, ये 2 चैप्टर है एक्चुअली, दिस इज नॉट 1। तो जब तुम स्ट्रिंग वेव्स में जो पढ़ोगे, उस स्ट्रिंग वेव्स के बारे में जब तुम पूरा इंटरफेरेंस पढ़ लोगे, जब तुम पूरा सुपरपोजिशन एवरीथिंग पढ़ लोगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तब जाकर के साउंड में आओगे तुम्हें फिर से वही चीज़ पढ़नी होगी। साउंड की कुछ क्वालिटी अलग है, आई नो, साउंड का बहुत सारा बात अलग होगा, बट जैसा कि मैंने बोला था कि जैसे मैंने किसी से बात करा था ना अभी, खैर छोड़ो। तो साउंड एंड वेव्स में जो है, वेव्स की बात तो जब करते हैं तो स्ट्रिंग वेव्स के बारे में जो भी बात करेंगे हम लोग, वही आकर के रिपीट होगा किसमें, साउंड में बात होगा। हाँ, हमने बात करा था ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, है ना, सिमिलर है। वैसे ही जब आप वेव्स पढ़ोगे, अगर एक बार आप वेव्स सही से पढ़ते हो ढंग से, तो वो सिर्फ आपको वही फ़ायदा नहीं होगा, वेव्स का फ़ायदा आपको साउंड में भी आएगा, और इसका फ़ायदा क्लास 12th में वेव ऑप्टिक्स में भी आएगा।
और उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट में भी आएगा। मतलब एक कॉन्सेप्ट जो है ना मिक्सअप करता है टोटल फिजिक्स में 5 चैप्टर में, एक साउंड, एक वेव्स में, एक वेव ऑप्टिक्स क्लास 12 में, एक अल्टरनेटिंग करंट में, और एक यहाँ सिंपल हार्मोनिक मोशन में। पता चलेगा तुम्हें कैसे, बावले होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समझ आएगा, जस्ट हैव पेशेंस, ठीक है। तो साउंड एंड वेव्स की बात करेंगे हम लोग, तो इसमें भी जनरली मैं यही कह सकता हूँ कि पहले आपको पढ़ना है वेव्स के बारे में, स्ट्रिंग वेव्स के बारे में, ठीक है ना। बहुत कुछ है इसमें, अगर मैं सिर्फ एनसीईआरटी डील करूंगा तो कुछ ज़्यादा बताने को नहीं है, थोड़ा है, लेकिन अगर हम लोग जेई तक जाएंगे तो बहुत चीज़ है इसमें डील करने को, ठीक है। और फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे साउंड वेव्स के बारे में, ठीक है। तो आई होप क्लियर है। और चूंकि हम लोग फिजिक्स का ओवरव्यू ले रहे थे, क्लास 11th का ओवरव्यू नहीं ले रहे थे, तो मैं तुम्हें इसके बाद क्लास 12 का भी ओवरव्यू दे देता हूँ एक्चुअली, तुम्हें उसमें क्या पढ़ना है। तो सब्जेक्ट्स अगर तुम्हें चैप्टर समझ में आ गए कि जो यूनिट्स हैं, यूनिट्स बोलते हैं इसे, एक यूनिट है, एक यूनिट मैकेनिक्स है, एक यूनिट थर्मल फिजिक्स है, एक यूनिट साउंड एंड वेव्स है, तो अगर हर एक का पार्ट तुम्हें समझ आएगा कि किसके अंदर क्या पढ़ना है, तो मैं तुम्हें ना इस यूनिट्स को थोड़ा सा हटा रहा हूँ, ठीक है। इस यूनिट्स में जो चैप्टर्स हैं मैं इसका मेंशन नहीं कर रहा, मैं इसे थोड़ा हटा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि ये क्लास 11th में तुमने देखा ना, वैसे ही जो है क्लास 12th में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, ठीक है। अरे इसका क्या कहना, इसमें मजा आ जाना है तुम्हें, ठीक है, जब पढ़ाया जाएगा। बट याद रखना, अगर तुम वाकई में उस लेवल की फिजिक्स एक्सपेक्ट कर रहे हो हम लोगों से जो कि तुम्हें मिलेगा, तो तुम्हें इसे समझने से पहले जब भी तुम आओगे तुम ये नहीं सोच सकते कि अब तो क्लास 11 खत्म हो गया, ऐसे भूल जाओ, अब तो क्लास 12 पढ़ना है। वो काम नहीं होता, वो इंटरमीडिएट में वो काम नहीं होता, इसीलिए साइंस को अलग बनाया गया, आर्ट्स को अलग बनाया गया, कॉमर्स को अलग बनाया गया। तुम्हें पीछे की मैकेनिक्स आनी ही चाहिए अगर तुम्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म समझना है, तो मैं पहले ही क्लियर कर दूं। मतलब मोशन का यूज इलेक्ट्रिसिटी में आएगा, ट्रस्ट मी। फ्रिक्शन का यूज और सर्कुलर मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन और ग्रेविटेशन मैं इसमें लाऊंगा, ठीक है। सर्कुलर मोशन इलेक्ट्रिसिटी में लाऊंगा, विश्वास करो। तो क्वेश्चंस के लेवल अप होंगे, लेकिन वो अप तभी होंगे जब तुम्हें पीछे के नहीं आते हैं। अगर तुम्हें पीछे के आते हैं तो तुम्हें वो लेवल अप बुझाएगा नहीं, तो पता ही नहीं पड़ेगा क्या लेवल अप। जो बच्चे नहीं जान रहे हैं, जो बच्चे कहीं और पढ़ रहे हैं, जो कहीं ऐसे एजुकेशन ले रहे हैं, आप उनसे डिस्कस करो, उन्हें लेगा बहुत टफ है, लेकिन आपको ऐसा नहीं पता पड़ेगा कि ये ऐसा है, ठीक है। सो लेट्स डील विद इट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। और फिर इसके बाद जो दूसरा है, जैसे ये है, हमने मैकेनिक्स लिखा था, ठीक है, वैसे ही इसके बाद जो अपना आएगा, ये सीधा फर्स्ट बुक हो जाता है, ठीक है। और फिर ऑप्टिक्स आता है, और फिर मॉडर्न फिजिक्स आता है, ठीक है। ये यूनिट है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये यूनिट्स है ना। ये कोई चैप्टर्स नहीं है, ऑप्टिक्स में 2 चैप्टर आएगा, एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, एक वेव ऑप्टिक्स, जिसके बारे में मैंने बात किया था, वेव ऑप्टिक्स। और शुरू में भी मैंने बोला कि वेव ऑप्टिक्स को मैं एक्सपेरिमेंट करके नहीं दिखा सकता। आपको समझ जब आप पहुंचोगे ना, जब कोर्स में आप मेरे से पढ़ रहे होगे, और जब मैं बात करूंगा वेव ऑप्टिक्स के बारे में, तो आपको समझ में आएगा कि सर ने इंट्रोडक्शन वीडियो में ऐसा क्यों कहा था कि वेव ऑप्टिक्स को मैं नहीं दिखा सकता कोई भी एक्सपेरिमेंट करके। आपको पता पड़ेगा। अभी मैं थोड़ा बहुत अगर बोल भी दूँ तो आप नहीं समझोगे, बट स्टिल कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। और अगर कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस करना टफ हो जाता है, और लाइट की वेवलेंथ होती है ना 10⁻⁻10 मीटर, उतना छोटा वेवलेंथ, और उसके बीच का जो गैप होना चाहिए दो सोर्स के बीच में, वो उससे भी छोटा होना चाहिए, उसी के ऑर्डर का होना चाहिए। तो ये सब करना थोड़ा सा मतलब पॉसिबल नहीं होता, ठीक है ना। उसके लिए मतलब एक अच्छा खासा लैब चाहिए होता है, अपरेटस चाहिए होता है, सब कुछ। तो वेव ऑप्टिक्स एक ऐसा चीज़ है जो आप बेसिकली यहाँ पे करना पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल जैसे वेव ऑप्टिक्स को जितना मैक्सिमम फील कराना पॉसिबल है ह्यूमनली, ठीक है ना, ऐसे ही तो वो मैं कराऊंगा। उसके लिए आप रिलैक्स रहो। और अगर आप जो साउंड वेव्स में आप पूरी बात समझ जाते हो, तो वेव ऑप्टिक्स में आपको कोई तकलीफ होने की जरूरत नहीं है, आपको और कुछ आने की जरूरत नहीं है। बस आप अगर ये सिर्फ मान लोगे कि जो स्ट्रिंग वेव्स है वही लाइट वेव्स है, स्ट्रिंग को छोड़ के अगर आप लाइट इमेजिन कर लोगे, वेव इमेजिन कर लोगे, आपको टोटल बात समझ में आ जाएगी, विश्वास रखो। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स है, उसके बारे में बात करने कोई लॉजिक नहीं है। अभी इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगी, मैग्नेटिज्म आएगी, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आएंगे। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से एक बात मुझे याद आया कि हम लोग जो फ़ोन यूज़ करते हैं, आई होप आप फ़ोन पे मुझे देख रहे हो, तो आप फ़ोन पे जब मुझे अगर देख रहे हो, तो फ़ोन पे अगर आपको कॉल आता है, तो आप कभी ऐसा नहीं सोचते कि कब आप लोग तो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, कभी ऐसा दिमाग में आया कि मतलब मिलियंस फ़ोन्स है, ठीक है ना, मिलियंस नहीं, बिलियंस कहना गलत नहीं होगा, बिलियंस फ़ोन्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड में। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस वाले फ़ोन को बजाऊँ,
तो मैं एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सिर्फ नंबर डायल करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ वही फ़ोन क्यों बजता है और भी कोई फ़ोन क्यों नहीं बजता? मतलब एक मतलब इतने सारे फ़ोन है, बिलियंस फ़ोन है, कभी कोई रॉन्ग कनेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? मतलब आप ही का फ़ोन क्यों बज रहा है? ठीक है, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? डायरेक्ट स्पेसिफिकली आप ही से मुझे बात हो रही है इतने गैदरिंग में। इवन एक जगह पे अगर 50 फ़ोन भी रखा हुआ है, 100 फ़ोन भी रखा हुआ है, अगर मैं रिंग करूँ तो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक जिस फ़ोन पे मैं जा रहा हूँ मैं उसी फ़ोन को रिंग करता हूँ। और चलो वो तो बात अलग है, चलो इससे इससे भी पीछे हटते हैं, इसके डीप फिजिक्स में नहीं घुसते हैं। ऊपर ऊपर फ़ोन बजता क्यों है? आखिर ऐसा क्या होता है अचानक से कि फ़ोन बज जाता है? वो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कहानी है, कम्युनिकेशन सिस्टम थोड़ा सा मिक्सअप होता है इसमें। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्टोरी होती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती है और वो जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फील्ड जब मिलता है उसे तो वो एम्पलीफाई होता है, जब एम्पलीफाई होता है तो सर्किट कंप्लीट होता है और आपका रिंग बजता है, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, जो मैं कह रहा हूँ यही इसकी स्टोरी होती है। बट आप एक बात समझते हो ना कि मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आ रही है, नहीं भी समझते हो जब हम लोग पढ़ेंगे तो मैं समझाऊंगा, ठीक है? डो नॉट वरी। सो आप चाहो या आप ना चाहो, आप फिजिक्स पढ़ो या ना पढ़ो, आप साइंस लो या आर्ट्स लो, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, फिजिक्स आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। अरे तुम्हारी लाइफ है तो इलेक्ट्रिसिटी है, तुम्हारे बॉडी में, तुम्हारे वेन्स में इलेक्ट्रिसिटी दौड़ती है, तुम्हारे ब्रेन में इलेक्ट्रिसिटी है। कहाँ जाओगे? हार्ट में इलेक्ट्रिसिटी है तुम्हारी। मतलब फिजिक्स से तुम बच नहीं सकते। हाँ, अगर इसे रियलाइज़ कर लो, अगर तुम समझ लो, अगर तुम फील कर लो कि कैसे हो रहा है, चीज़ों को समझने की कोशिश कर लो एक बार, देन जो न्यूमेरिकल्स पार्ट होते हैं ना, दे आर जस्ट एप्लीकेशंस। सिर्फ उसका यूज़ है, जो तुम समझ गए हो ना उसी का यूज़ है। जो तुम समझ गए उसको यूज़ कर सकते हो ना कि कैसे करना है। बस उसी को घुमा फिरा के प्रेजेंट करने का तरीका है न्यूमेरिकल्स। बस अगर तुम मेरी इतनी बात को समझ गए और बाकी फॉलो अप तुम करते हो मुझे मेरे कोर्सेज में, मेरे लेक्चर्स में, तो आई थिंक यू डोंट हैव टू वरी अबाउट फिजिक्स। ओके, दैट विल बी एनफ। सी यू इन माई कोर्सेज, वहाँ हम लोग डील करेंगे सब कुछ। सबसे पहले मैंने बता दिया हम लोग उस कोर्स में किसके बारे में डील करेंगे। हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के बारे में डील करेंगे एंड देन हम लोग मैकेनिक्स में एंटर करेंगे। और जब मैकेनिक्स में जब भी एंटर करेंगे तो सीरियस हो जाना, क्योंकि पूरा का पूरा आगे का जो सेशन है, एवरी सिंगल चैप्टर जो मैकेनिक्स में तुम जैसे जैसे मूव करोगे एक एक करके, वो सारे के सारे सेशन अपने पीछे से रिलेटेबल होंगे, तुम्हें सब कुछ आना चाहिए। तो यू नीड प्रॉपर रिवीजन और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। 11th को मैं फिर कह रहा हूँ हल्के में नहीं लेना है, ओके? 11th को ढंग से लेना है, बिकॉज अगर तुम 12th अच्छे लेवल से समझना चाहते हो, डीप अंडरस्टैंडिंग तुम्हें चाहिए, तुम ऐसे पढ़ना चाहते हो कि अगर मैं 12th एग्जाम दूँ, जैसे अभी तुमने 10th एग्जाम दिया होगा, तुमसे कोई 10th का कोई भी क्वेश्चन डिस्कस करेगा, तुम आराम से डील कर सकते हो। उसी तरीके से अगर 12th जब तुम पढ़ो तो तुम किसी को बता सको आराम से, मतलब ठीक है, तुम्हें फील हो कि नहीं तुम्हें सारा नॉलेज है। और वो तभी पॉसिबल है, बिट टू बिट कॉन्सेप्ट तभी क्लियर हो सकता है जब तुम्हें 11th की पूरी चीज़ें आती हो, वरना नहीं। तो आज के लिए इतना ही, आज के कोर्सेज के लिए इतना ही, यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं हम लोग कोर्स में। सी यू, टेक केयर।